हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिलेबस 5th सेमेस्टर का और जो बुक है 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री की बुक, वो दोनों में चेंजेस हैं बहुत सारे। तो बुक के अकॉर्डिंग आप स्टडी मत करिएगा, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप करिएगा। और पोर्टल पे जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है। तो मैं उससे रिलेटेड जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि राष्ट्र संघ क्या है, मतलब कि लीग ऑफ नेशंस क्या है। 1914 से 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के बिहाफ पे ये जो राष्ट्र संघ है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि राष्ट्र संघ क्या था और इसकी जो असफलता के कारण क्या थे, राष्ट्र संघ बनाने के उद्देश्य क्या थे, ये भी बताऊंगी इसी क्वेश्चन में। और जो राष्ट्र संघ के जितने भी अंग थे, 5 अंग थे, उसके बारे में भी बताऊंगी और ये क्यों असफल रहा था उसके बारे में भी। आज ये पूरा क्वेश्चन मैं आपके लिए कवर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है सन 1914 से लेकर सन 1918 तक विश्व के सभी देशों को प्रथम विश्व युद्ध की आग में जलना पड़ा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं वीडियो को। प्रथम विश्व युद्ध के रीज़न क्या थे और उसका परिणाम क्या क्या हुआ था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, पूरा विश्व जिसे कहते हैं, पूरा वर्ल्ड, वो सब इस आग में जल रहा था। बहुत ज़्यादा इसमें लड़ाई झगड़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। युद्ध छिड़ गया था इनके बीच में, प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जिन्हें जाना जाता है। युद्ध में हुए अपार जनधन के विनाश के कारण एक बार पुनः विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। राष्ट्रीय संघ इसी अवधारणा का परिणाम था। मतलब कि ये था कि युद्ध में जो जनधन का विनाश हुआ था, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई थी, बहुत ज़्यादा इसमें हानि हुई थी जनधन की। तो उसकी वजह से दोबारा से एक विश्वव्यापी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र एक संस्था थी, एक संगठन था जिसकी स्थापना की गई थी विश्वव्यापी स्तर पर। और राष्ट्रीय संघ इसी अवधारणा, ये जो अवधारणा का अनुभव किया गया था, ये उसी अवधारणा का परिणाम भी था। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम क्षणों में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी जिसके द्वारा सभी देशों के आपसी झगड़े शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जा सके। मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके आखिरी टाइम में, प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब आखिरी टाइम था, 1918 साल का जो ईयर था 1918 उसका ईयर, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने के लिए जो भावना व्यक्त की थी, वो था जिसने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन की ज़रूरत है, एक संस्था की ज़रूरत है। उसने जो राष्ट्रपति है वुड्रो विल्सन ने ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भावना का, इसने अपनी भावना जो थी व्यक्त की थी सबसे पहले, वुड्रो विल्सन ने। इसके बाद फलतः इंग्लैंड और फ्रांस के प्रधानमंत्रियों की अनिच्छाओं के बावजूद राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। मतलब कि इसके बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब बोल दिया कि इसका संस्था बननी चाहिए, तो इंग्लैंड और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे वो नहीं चाहते थे कि ये संस्था बनाई जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अमेरिका ने ये संस्था बनाई। सब देश इसमें इन्वॉल्व हुए और ये राष्ट्र संघ की स्थापना इसमें हुई, जो कई दिनों तक शांति स्थापना में सहयोग देती रही। लेकिन कुछ आंतरिक कमजोरियों और फासिज्म के उत्थान के कारण अंततः राष्ट्र संघ असफल हो गया। कुछ टाइम तक तो सही था, चल रहा था, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, ये संस्था चलाई जा रही थी, इसमें सभी सदस्य शामिल होने लगे थे, काफ़ी टाइम तक शांति बनी रही थी इस संस्था के थ्रू। मगर जो आंतरिक कमजोरियां थी और फासिज्म के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या था, नाजीवाद और फासीवाद क्या था उसके बारे में बताऊंगी।
और अंत में राष्ट्रसंघ इसमें असफल हो गया था इसकी वजह से। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि करना, युद्ध के कारणों को मिटाना तथा विश्व में शांति बनाए रखना राष्ट्रसंघ के मुख्य उद्देश्य थे। राष्ट्रसंघ किस लिए बनाया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव है, मेल जोल है, उसको बनाए रखना, उसको आगे उसमें वृद्धि करना, और जो युद्ध होने के क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों युद्ध होता है, उनके कारणों को भी रोकना, और जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी घटाने के लिए बात इसमें कही गई थी, और विश्व में शांति, सहयोग, ये सब बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ का गठन किया गया था। शांति की रक्षा के हेतु वह कोई भी कदम उठा सकता था, मतलब कि शांति की रक्षा करने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता था। इसके अगेंस्ट में अगर कोई भी जाता वह उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकता था। सभी सदस्य राज्यों ने अपने साथी सदस्य राज्यों की प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने की शर्त स्वीकार की थी। जितने भी देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सदस्य राज्य थे, वो अपने जो जितने भी साथी, उसमें जितने भी दूसरे सदस्य राज्य थे, उनकी प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के लिए इन्होंने जो शर्त थी वो स्वीकार की थी। और ये भी वचन दिया था कि अगर किसी भी एक राज्य पर आक्रमण किया जाए तो वह पूरे सदस्य राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा और उसी के बदले पे ये जवाब देंगे इस आक्रमण का। यदि कोई सदस्य राज्य इन कदमों की अवहेलना करके युद्ध कर देता तो राष्ट्रसंघ आक्रामक के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता था। मतलब कि कोई भी सदस्य राज्य अगर ये जो जितनी भी ये संस्था बनाई गई थी, इसके अगेंस्ट अगर कोई जाता या उसकी अवहेलना करता, उसके जो कानून थे उसकी अवहेलना करता, तो वह उसके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकता था जो राष्ट्रसंघ है। और ये कार्यवाही कूटनीतिक तरीके से भी हो सकती थी, आर्थिक दंड लगा के भी किया जा सकता था, या सैन्य कार्यवाही भी की जा सकती थी। युद्ध के निवारण के लिए राष्ट्रसंघ के विधान के अंतर्गत अस्त्र शस्त्रों को घटाने की बात कही गई थी। मतलब कि युद्ध को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रसंघ के विधान के अंतर्गत जो ये राष्ट्रसंघ का संस्थान बनाया गया था, उसके अंतर्गत मैंने बताया पहले भी कि अस्त्र शस्त्रों को भी घटाने की इसमें बात कही थी। शांति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए शास्त्रों के होड़ को मिटाने की जो आवश्यक बताया गया था, इसको मिटाने को आवश्यक बताया गया था, क्योंकि शांति तभी बनी रह सकती है जब तक उनके जो अस्त्र शस्त्रों की जो होड़ है, शास्त्रों वगैरह की जो होड़ है, उनको ख़त्म किया जाए, उसको कम किया जाए, नहीं तो ये युद्ध की स्थिति में ही रहेंगे हमेशा। अब आती है बात राष्ट्रसंघ। मैंने तो ऊपर आपको बता दिया कि जो उद्देश्य क्या थे राष्ट्रसंघ बनने के। उसके बाद आते हैं राष्ट्रसंघ के जो अंग थे कितने, उसका काम क्या था। जैसे पहला अंग है इसमें व्यवस्थापिका, मतलब एक सभा बनाई गई थी। दूसरा अंग है परिषद, तीसरा है सचिवालय, फोर्थ है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। सभा में यह था कि राष्ट्रसंघ का प्रत्येक सदस्य देश सभा का सदस्य था। मतलब कि जो राष्ट्रसंघ का जो सारे जितने भी सदस्य थे वो सब सभा के भी सदस्य थे। प्रत्येक सदस्य देश जो थे सभा में 3 सदस्य देश भेज सकता था। मतलब कि 3 सदस्यों का एक ग्रुप होता था जिसका एक मत माना जाता था, परंतु प्रत्येक देश का मत एक ही माना जाता था। सभा की बैठक प्रतिवर्ष जिनेवा में होती थी। हर साल जो थी, जिनेवा एक राज्य का नाम है जहाँ पे हमेशा उनकी बैठक हुआ करती थी। ये सभा राष्ट्रसंघ के सभी विषयों पर विचार विमर्श कर सकती थी। मतलब ये सब जो राष्ट्रसंघ बनाया गया था, जो संस्था बनाई गई थी, उसके विषय पर ये विचार विमर्श कर सकती थी। कार्यवाही की भाषा जो होती थी फ्रेंच या फिर अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी, और जो निर्णय लिया जाता था उसके लिए उस विषय पर जो निर्णय लिया जाता था वो सबकी सम्मति से, मतलब सबकी परमिशन से ही लिया जाता था। 2/3 बहुमत से नए राष्ट्रों को सदस्य प्रदान की जाती थी। जो नए राष्ट्र थे उसको सदस्य दी जाती थी 1/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से मतलब कि जो मेजोरिटी में होते थे उनके निर्णय से ये नए सदस्य इनको प्रदान की जाती थी। जो सभा है वो परिषद के सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। इंटरनेशनल न्यायालय जो कोर्ट होता है, इंटरनेशनल कोर्ट, उसके जो न्यायाधीश है, मतलब न्यायाधीश होता है, जो जज होते हैं, उसका निर्वाचन करती थी। जो सभा है उसका काम ये होता था। दूसरा परिषद है, ये राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका थी। मतलब जो राष्ट्रसंघ है उसकी कार्यपालिका माना जाता था और सभा से अधिक शक्तिशाली भी हुआ करती थी। जो परिषद है 2 प्रकार के सदस्य होते थे इसमें, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान थे। 4 स्थायी सदस्य
और जो अस्थायी सदस्य थे उनकी शुरुआत में तो 4 संख्या थी, मगर उसको बढ़ा के 11 भी कर दी थी। अस्थायी सदस्य मतलब एक वक्त के बाद उसको हटा दिया जाता था, उनको सदस्य हटा दी जाती थी। मगर जो स्थायी सदस्य हुआ करते थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान, ये स्थायी रहते थे, इनको निकाला नहीं जाता था सदस्यता में। अस्थायी सदस्य जो थे 3 वर्ष के लिए चुने जाते थे। जो विवाद राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में आते थे अथवा जिन विषयों का संबंध विश्व शांति की स्थिति बनाए रखने से होता था, उन सब पर परिषद ही विचार कर सकती थी। मतलब कि जो विवाद होते थे राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में आते थे, जो मैटर वगैरह इनके बीच में प्रॉब्लम होती थी, जो आर्गूमेंट्स वगैरह हुआ करती थी, वो राष्ट्र संघ के क्षेत्र में आते थे जो लोग। और जो उन विषयों का संबंध जो विश्व शांति की स्थिति है, जो विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो भी विषय है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी विवाद है, वो सब परिषद ही विचार करती थी इस सब चीज़ों पर। इसके अलावा कुछ विशेष के क्षेत्राधिकार आते थे, मतलब कि जैसे सेक्रेटरी जनरल द्वारा दी गई नियुक्तियों की पुष्टि, हथियारों को घटाने की योजनाएं बनाना, किसी सदस्य को राष्ट्र संघ से निकालना आदि, ये सब काम होता था परिषद का। जो सेक्रेटरी जनरल इसके द्वारा नियुक्ति की पुष्टि की जाती थी। मतलब जो सेक्रेटरी जनरल जिन लोगों को नियुक्त करता था उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसकी पुष्टि करना, इसका काम था परिषद का। और जो हथियार हैं उसको घटाने के लिए भी ये लोग प्लानिंग करते थे, परिषद का ही काम हुआ करता था। और जो राष्ट्र संघ में जो सदस्य हुआ करते थे उसको निकालना आदि का काम भी ये परिषद करती थी। थर्ड पॉइंट आता है सचिवालय। सचिवालय का अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल होता था, जो परिषद की सलाह से सचिवों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति करता था। मैंने जैसे कि ऊपर बताया सेकंड पॉइंट में सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्ति, जो सेक्रेटरी जनरल का काम होता था नियुक्त करना लोगों को परिषद की सलाह से, जो सचिव हैं उनको, और जो अन्य स्टाफ वहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनको उनकी नियुक्ति करता था। सचिवालय का कार्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन था, मतलब जो प्रशासनिक कार्य किए जाते थे उसका संचालन करना, उसको चलाना। मतलब कि जैसे राष्ट्र संघ की कार्यवाही को लिखना, उसकी डिटेल्स वगैरह अपने पास रखना, उसका स्टॉक रखना, उसके बारे में डिटेल्स वगैरह अपने पास रखना, राष्ट्र संघ के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्रित करना, मतलब वो जो कोई मैटर हुआ है उसके आंकड़े इकट्ठे करना, जो पॉइंट्स वगैरह हैं उन सबको कलेक्ट करना। फोर्थ पॉइंट आता है स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्याय। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए हॉलैंड के नगर हैग में 13 दिसंबर 1920 को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 13 दिसंबर 1920 में हुई थी, जो हॉलैंड का एक नगर है हैग नाम है हॉलैंड के एक नगर में। इस न्यायालय में 11 न्यायाधीश और 4 उप न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश मतलब जो जज होते थे 11 होते थे, और उसके अंडर में काम करने वाले जो छोटे छोटे उप न्यायाधीश होते थे, जो जज होते थे, वो 4 होते थे। कार्यभार बढ़ जाने के कारण न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 15 कर दी गई थी। इनकी अवधि 9 वर्षों तक होती थी। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता था। मतलब कि ये जो इंटरनेशनली जो क्या बोलते हैं स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इसकी नियुक्ति होती थी, इस न्यायालय का निर्णय जो होता था वो अंतिम माना जाता था। इसके अलावा कोई और फैसला नहीं लिया जा सकता था। अगर जो इस कोर्ट में जो फैसला ले लिया गया वही सही सबके लिए माना जाता था। इस न्यायालय को 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब ये जो न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया था 1946 में, क्योंकि यूएनओ की स्थापना भी 1946 में ही हुई थी। फिफ्थ आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। मतलब राष्ट्र संघ के संविदा में श्रम संबंधी बातें होने के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जिनेवा में स्थापित किया गया। मतलब जो राष्ट्रीय संघ के जो संविदा है, मतलब संविधान लागू किया गया था इसके थ्रू, जैसे कि पूरे सारे देश में जो संविधान होते हैं, प्रावधान जारी किए जाते हैं, इसमें भी एक संविदा जिसके बोला जाता है, जिसमें प्रावधान धाराएं लगाई जाती है, जिसमें प्रावधान लागू किए जाते हैं, उसमें बोला जाता है कि जो राष्ट्रीय संघ की संविदा है उसमें श्रम संबंधी बातें होने के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जिनेवा में स्थापित किया गया। मतलब कि एक संघ बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम, इसका उद्देश्य ये था कि श्रमिकों की जो स्थिति है उसमें सुधार करना और श्रम की शर्तें उचित आधार पर निर्धारित करना था। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ बनाया गया, एक संघ बनाया गया इनके लिए, जो मजदूर हैं, जो श्रम हैं,
श्रमिक हैं उन सब की स्थिति को सुधारने के लिए, और जो उनकी जो शर्तें हैं सही ढंग से उचित आधार पर, मतलब उनकी जो जायज़ शर्तें हैं उनको पूरा करने का काम ये करती थी, जो ये संघ बनाया गया था। वे देश जो राष्ट्रीय संघ के सदस्य नहीं थे, जैसे कि अमेरिका क्यों नहीं था, वो इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी आपको कि अमेरिका इसका जो राष्ट्रीय संघ है उसका सदस्य नहीं बन पाया था। वे इस संघ के सदस्य बने थे। जो बोलते हैं राष्ट्रीय संघ के सदस्य नहीं थे, वो सारे देश जितने भी थे वो इस संघ के सदस्य बने थे, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आती है, इतने सारे रीज़न बता दिए कि राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य क्या था और उसके अंग क्या क्या थे, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जो राष्ट्रीय संघ है वो असफल हो गया था। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स थे, तो मैं इसमें 3-4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो अगर ज़्यादा पॉइंट्स बता दूँगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा आंसर्स, और आपको लिखने में एग्ज़ाम्स में बड़ी परेशानी होगी। तो पहला पॉइंट है उग्र राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय संघ की विफलता का एक कारण विभिन्न राष्ट्रों की उग्र राष्ट्रीयता थी। प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को संप्रभु समझते हुए अपनी इच्छा अनुसार करने में विश्वास करते थे। मतलब कि राष्ट्रीयता की भावना इतनी जागृत थी, वे दूसरों के बलबूते पर काम करना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सके। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए अपने प्रभुसत्ता पर किसी का नियंत्रण स्थापित करने को तैयार नहीं था। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो ये राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, लेकिन कोई भी ऐसा राष्ट्र ऐसा नहीं था कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई भी नहीं चाहता था कि दूसरे राष्ट्र का नियंत्रण या किसी संघ का, किसी संस्था का नियंत्रण अपने ऊपर लाया जाए, मतलब कि अपने ऊपर स्थापित किया जाए। वो कोई भी तैयार नहीं था इस मैटर को लेकर। राष्ट्रीय संघ के मौलिक सिद्धांत भले ही नए थे, किंतु उनके सदस्य राष्ट्र परंपरागत राष्ट्रीयता के संकीर्ण विचारों पर विश्वास करते थे। मतलब जो राष्ट्रीय संघ है उसके जो मौलिक सिद्धांत बनाए गए थे वो नए थे, मगर उनकी जो सदस्य राष्ट्र जो जितने भी थे जो राष्ट्रीय संघ में इन्वॉल्व थे सदस्य राष्ट्र, वो सब परंपरागत राष्ट्रीयता को ही मानते थे, उनके विचारों को ही मानते थे। इसकी वजह से भी राष्ट्रीय संघ असफल हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे करके सारे जो जितने भी सदस्य राष्ट्र थे वो धीरे धीरे करके अपना पल्ला झाड़ने लगे थे इस संघ के थ्रू, संघ से। सेकंड पॉइंट आता है राष्ट्रीय संघ के सिद्धांतों में अविश्वास। किसी भी संगठन की सफलता की प्रमुख शर्त है कि उसके सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास रखा जाए। मतलब कि कोई भी संगठन बनाया जाता है या कोई भी संस्था बनाई जाती है तो उसकी सबसे पहली शर्त यही होती है कि वह उस जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत जितने भी हैं, उस संगठन के जितने भी सिद्धांत हैं उन पर पूरा विश्वास रखना। मगर जो राष्ट्रीय संघ है उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। वह राष्ट्र जितने भी सदस्य राष्ट्र थे वह ये जो राष्ट्रीय संघ है उस पर विश्वास नहीं करते थे। जिस समय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई उस समय सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन बड़ी जोर शोर से किया गया था। जब राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी उस समय सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा माना था, लोगों ने उसका प्रतिपादन बहुत ज़्यादा किया था। मगर जो राष्ट्रीय संघ के सदस्य थे इस बात का वचन लिया कि वे मिलजुल कर सामूहिक सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखेंगे। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि सभी सदस्य राष्ट्र जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने इस बात का वचन लिया था कि वे मिलजुल कर सामूहिक सुरक्षा को और प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखेंगे, और अगर किसी देश पे हमला होता है तो वे सब मिलजुल कर उसका जवाब देंगे। मगर जो व्यवहारिक तौर पर इन राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया था। मतलब कि जैसा इनको करना चाहिए था वैसा नहीं किया, ये अपने वचन से फिर गए थे। राष्ट्रीय संघ द्वारा आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद इन राष्ट्रों को स्वीकार नहीं होती थी। मतलब जो राष्ट्रीय संघ है जो आक्रमणकारी है उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद इन राष्ट्रों को स्वीकार नहीं होती थी। इसलिए क्योंकि जो आर्थिक व्यापार है इससे बाकी सारे सदस्य राष्ट्र जो हैं उनके जो व्यापार से रिलेटेड कोई भी काम है, आर्थिक व्यापार है, वो प्रभावित होते थे, और इस कारण राष्ट्रीय संघ का पतन होना ही था। क्योंकि अगर उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जो आक्रमणकारी राज्य है उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं, तो इससे बाकी जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उनके व्यापार में, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसमें
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे ये लोग, इसीलिए की वजह से राष्ट्रीय संघ है इसका पतन होना ज़रूरी था, पतन होना ही था, ये कंफर्म ही था कि ये पतन होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट आता है अमेरिका का असहयोग। मतलब कि मैंने बताया था कि अमेरिका इस जो राष्ट्रीय संघ है उसी का ही सदस्य नहीं बन पाया था, मगर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन ने ही इस राष्ट्रीय संघ की भावना को व्यक्त किया था, बनाने के लिए कहा गया था राष्ट्रीय संघ को, ताकि विश्व शांति बनाई जा सके। मगर बाद में ही जो अमेरिका है वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाया था। राष्ट्रीय संघ योजना का विचार सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के मन में आया था, लेकिन राष्ट्रीय संघ बनने पर अमेरिका को संसद से स्वीकृति ना मिलने पर अमेरिका ही इसका सदस्य ही नहीं बन पाया था। मतलब कि जब तक संसद उनको स्वीकृति नहीं मिलती वो राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। इसलिए जो अमेरिका है, अमेरिका को संसद से स्वीकृति नहीं मिली थी, इसीलिए वह जो अमेरिका है वो इसी संसद का जो राष्ट्रीय संघ है उसका सदस्य नहीं बन पाया था। इसलिए राष्ट्रीय संघ को अमेरिका का सहयोग नहीं मिल पाया। राष्ट्रीय संघ को अमेरिका की आर्थिक और सैनिक शक्ति से वंचित होना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई थी। जो राष्ट्रीय संघ है, अमेरिका तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति ही नहीं मिल पाएगी तो जो राष्ट्रीय संघ है उसकी जो शक्ति है वो कम हो गई थी। अमेरिका के सदस्य ना बनने से जो राष्ट्र अपनी आशाएं और इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए वह राष्ट्रीय संघ से अलग होने लगे थे। मतलब कि अमेरिका के चलते जितने भी राष्ट्र थे वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, जितनी भी उनकी आशाएं थी, इच्छाएं थी, वो पूरे ही नहीं कर पाए, तो वह इसलिए धीरे धीरे करके राष्ट्रीय संघ से अलग होने लगे थे, जिसकी वजह से राष्ट्रीय संघ असफल हो गया था। फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय संघ द्वारा युद्ध रोकने की व्यवस्था। मतलब कि जो राष्ट्रीय संघ है, राष्ट्रीय संघ युद्ध रोकने में असफल रहा था कुछ इलाकों में। राष्ट्रीय संघ के विधान द्वारा युद्ध रोकने की ढीली ढाली व्यवस्थाएं जो थी वो की गई थी। किसी विषय पर विचार विमर्श करने में काफ़ी समय लग जाता था, तब तक आक्रमणकारी को युद्ध की तैयारी करने का मौका मिल जाता था। मतलब कि मैंने जैसे कि बताया कि परिषद में मैंने बताया था, उसमें क्या नाम है, सभा में मैंने बताया था कि 3 सदस्य राज्यों को एक ही मत देना होता था जब तक इनका विचार विमर्श होता था। ये सब लोग सर्वसम्मति से जो भी निर्णय लिए जाते थे उनमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता था, जिसकी वजह से जो आक्रमणकारी है वो युद्ध की तैयारी करने उसको मौका मिल जाता था युद्ध करने के लिए। और जो कोई शक्तिपूर्ण कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती थी जब तक जो राष्ट्रीय संघ है यह घोषणा ना कर दे कि कोई राज्य ने संविधान का उल्लंघन करके युद्ध की घोषणा की है। मतलब कि जब तक अनाउंसमेंट ना कर दे राष्ट्रीय संघ की जो राष्ट्रीय संघ है, जो संगठन है, उसका उल्लंघन करके युद्ध की घोषणा की है, तब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता था। जानबूझकर की गई युद्ध को राष्ट्रीय संघ रोक नहीं सका था, इसी कारण से राष्ट्रीय संघ असफल हो गया था। ये 3-4 रीजंस भी थे राष्ट्रीय संघ के असफल होने के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इसे बहुत इजी लैंग्वेज में हैं, आप लर्न कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।